स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम शीरीन खान है और मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ाने वाली हूँ। मनुष्य निरंतर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और समाज की एक नई तस्वीर हमारे सामने आ रही है। भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की विधि, जो भाषा हम बोलते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो त्योहार हम मनाते हैं, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, कला, साहित्य, पर्व और भोजन, सबका समावेश ही संस्कृति है। सरल शब्दों में कहा जाए तो संस्कृति लोगों के जीने का संपूर्ण तरीका है, जो व्यवहार का सारांश भी है। हमारी संस्कृति का एक अंश जो कि बहुत खास है, वे है भोजन। कहा जाता है पेट का रास्ता दिल से होकर गुजरता है, अर्थात जो व्यंजन या पकवान हमें पसंद आते हैं, हम उन्हें बार बार खाना चाहते हैं और मम्मी से इसको बनवाने की फरमाइश भी करते रहते हैं। खाने के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे अगर हम अपने घर से दूर हों और वहां हमारे प्रांत या देश का खाना मिल जाए तो हमें अपने घर राज्य सबकी याद आ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे हम वहीं बैठकर खा रहे हैं। हम अपना त्योहार किसी भी देश विदेश में मना रहे हैं, मगर उस दिन हम अपनी संस्कृति के अनुसार और हमारा पसंदीदा भोजन ही बनाते हैं। आपने भी अक्सर अपने विभिन्न राज्यों से आए कक्षा सहपाठी के लंच बॉक्स में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को देखा होगा और साथ में खाया भी होगा। उनका स्वाद भी अलग होता है और बनाने का तरीका भी, और फिर आप उसकी प्रशंसा कर मम्मी से वे भोजन बनाने के लिए कहते होंगे। धीरे धीरे हमने दूसरे प्रांतों देशों के भोजन को अपना लिया और हमारे खान पान में भी बदलाव आ गया। तो आइए जानते हैं खान पान की बदलती तस्वीर को इस पाठ के द्वारा। ये पाठ एक निबंध के रूप में संकलित है एवं इसके लेखक प्रयाग शुक्ल हैं। पाठ को शुरू करने से पहले जानते हैं लेखक का जीवन परिचय। नाम प्रयाग शुक्ल। इनका जन्म 28 मई 1940 को हुआ। जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इनकी प्रमुख कृतियाँ ये एक दिन है, रात का पेड़, अधूरी चीजें तमाम, ये जो हरा है, आए बादल, जंगल में बोला है मोर, हक्का बक्का आदि हैं। अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का मूल बंगला से अनुवाद, जीवन आनंद दास शेख घोष की प्रतिनिधि कविताएं। ये हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवाद एवं कहानीकार हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, इनको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान एवं द्विजदेव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ इस प्रकार है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठियाँ भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और
मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, वे कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वे बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे।
अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। कैसा लगा ये पाठ? अवश्य ही इतने व्यंजनों का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा और अब ये सब खाने की इच्छा मन में जाग गई होगी। अब हम इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्द जटिल प्रक्रिया, अर्थ मुश्किल तरीका। शब्द मिश्रित, अर्थ मिला जुला। शब्द निखालिस, अर्थ बिना मिलावट का। शब्द संयोग, अर्थ सुंदर योग। अगला शब्द है तबादला, अर्थ स्थानांतरण। शब्द विविधता, इसका अर्थ होता है भिन्नता। शब्द दुर्गति, अर्थ बुरी हालत। शब्द पुनर्उद्धार, अर्थ फिर से ठीक करना। शब्द गुणवत्ता, अर्थ विशिष्टता। शब्दार्थ के बाद अब हम इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर का उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के विभिन्न व्यंजनों का मिला जुला रूप है। उदाहरण, आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारत, उत्तर भारत व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है, जैसे ब्रेड, इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, बर्गर, नूडल्स आदि। आप अपने घर में नाश्ते और खाने के समय कौन कौन से व्यंजन खाते हैं, उसकी सूची बनाएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य लिखें। आप अपने मित्रों से भी चर्चा करें कि वे भोजन में क्या क्या खाते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार है। खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। खान पान से हमें विभिन्न देशों व प्रांतों की संस्कृति से अवगत होने का अवसर प्रदान हो रहा है। गृहिणियों एवं कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विभिन्न व्यंजन की विधियां उपलब्ध होना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना, स्वाद, स्वास्थ्य, सरसता के आधार पर भोजन का आसानी से चयन कर पाना एवं समय की बचत होना। लेखक के चिंतित होने के निम्नलिखित कारण हैं। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती है और नए व्यंजनों के बारे में अधिक। कहीं आने वाले समय में नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजन को पूरी तरह भूल ना जाए। अब स्थानीय व्यंजन घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये पूरी तरह गायब हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ना होना। अगला प्रश्न है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर इस प्रकार है। किसी न किसी स्थान पर अवश्य ही कोई विशेष व्यंजन प्रसिद्ध होता है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, नमकीन आदि। ये वस्तुएं खान पान की स्थानीयता को दर्शाती हैं। ये व्यंजन स्थानीय आधार पर बनते थे, पर इनका एक अलग महत्व था। परंतु खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण लोगों को अब इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजन का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बच्चों, अब हम निबंध से आगे भाग में आए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं और क्या बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें माँ पिता के बचपन में घर में बनती थीं? ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है एवं
चर्चा करके सूची बनाएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य ही लिखें। आप इस प्रश्न को इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। उदाहरण, घर में बनने वाली चीजें जैसे दाल, भात। बाजार से आने वाली चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी। माँ पिता के घर बचपन में बनने वाली चीजें जैसे जलेबी आदि। अगला प्रश्न है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। शब्द हैं उबालना, तलना, भूनना, सेकना, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला, दाल। इसका उत्तर इस प्रकार है। भोजन, दाल कैसे पकाया? उबालना, और इसका स्वाद होता है नमकीन। भोजन, भात कैसे पकाया? उबालना, स्वाद मीठा। भोजन, रोटी कैसे पकाया? सेकना, स्वाद मीठा। भोजन, पापड़ कैसे पकाया? सेकना, स्वाद नमकीन। भोजन, बैंगन कैसे पकाया? भूनना, स्वाद कसेला। अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें। तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती चीनी भोजन, सन 90 का दशक पिज्ज़ा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। इसके लिए आप अपने माता पिता या दादा दादी से चर्चा करके प्राप्त सूचना को भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, दशक सन 60, महिला वर्ग लहंगा चोली, पुरुष वर्ग पैंट कमीज। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं या अपनी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब हम भाषा की बात भाग से प्रश्न को करेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। आपको एक और प्रश्न करना है। खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। आइए बच्चों, देखते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। किसी संस्कृति को अपनाना कोई गलत बात नहीं है। उससे एकता का भाव विकसित होता है, परंतु अपनी संस्कृति का त्याग करना गलत है। हमारी संस्कृति को बचाना हमारा ही कर्तव्य है, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार दे पाएं। हमारे परंपरागत व्यंजन हमारी पहचान है। जिन वस्तुओं को आज हमने अपना लिया है वे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं, ये सोचे बिना हम उनका उपयोग अधिक करने लगे हैं। मिश्रित भोजन से हम चीजों का असली मजा भूल बैठे हैं। हर खाने के कुछ नियम होते हैं। अगर उसे उस नियम से खाया जाए तो वे शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। मिश्रित संस्कृति हमें चीजें चुनने का अवसर दे रही है, परंतु हम बिना कुछ सोचे ही बस इसका उपयोग करके खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नई आशा और एक नई शिक्षा के साथ।